जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा, मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। काश कि कोई लोगों के लिए कानून होता तो शायद मैं ये गलत कदम नहीं उठाता। मैं अपनी पत्नी और उसकी फैमिली की मानसिक प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी पत्नी प्रिया यादव का बिहार के समस्तीपुर जिला में प्राइमरी टीचर में सिलेक्शन होने के बाद उसकी मां ने मेरे बच्चे को मिसकैरेज करवा दिया और पहली पूरी ज्वेलरी अपने पास रख ली, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। मेरी पत्नी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मकान और प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की तो वो दहेज के झूठे केस में मेरी पूरी फैमिली को फंसा देगी। जबकि हम दोनों की शादी हम बिना किसी डिमांड के हम दोनों की मर्ज़ी से हुई थी, क्योंकि हम 7 साल के रिलेशनशिप में थे। पत्नी के पिता ने मनोज कुमार ने झूठी पुलिस कंप्लेन की और पत्नी का भाई मुझे फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी। मेरी पत्नी ने मेरे साथ रहकर हर दिन यही कलेश, यही मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया और उसकी फैमिली इस साजिश में उसके साथ थी। अगर मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियों को नाली में बहा दिया जाए। मम्मी पापा, मुझे माफ़ कर देना। मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया। मम्मी पापा, मुझे माफ़ कर देना। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया हूँ। ये आखिरी शब्द थे मोहित यादव के। मोहित यादव यूपी के औरैया के रहने वाले थे, लेकिन नोएडा में रहकर जो है वो फील्ड इंजीनियर के पद पर तैनात थे, वहाँ पर जॉब करते थे। और मोहित यादव जिस औरत से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, जिस औरत के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे, उसी औरत की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। दरअसल मोहित यादव के मौत के पीछे की कहानी है बहुत ही चौंकाने वाली है और दर्दनाक है। आपको पता है, जैसे मोहित यादव औरैया के रहने वाले थे, लेकिन नोएडा की एक सीमेंट कंपनी में फील्ड इंजीनियर के पद पर तैनात थे। और नोएडा में रहते हुए उनकी मुलाकात है जो 6-7 साल पहले प्रिया यादव नाम की लड़की से हुई थी। प्रिया यादव यूपी के मैनपुरी की रहने वाली थी और वो भी नोएडा में रहकर जॉब करती थी। इन दोनों की वहाँ पर मुलाकात हुई और पिछले 6-7 सालों से ये रिलेशनशिप में थे। रिलेशनशिप के बाद इन्होंने शादी करने का विचार बनाया और कुछ महीने पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी। शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी। साथ ही मोहित यादव का कहना था कि उन्होंने जो है शादी के दौरान किसी तरह की कोई डिमांड नहीं रखी, बिना डिमांड के शादी हुई थी। शादी परिवारों वालों की रजामंदी से हुई थी और शादी के 2-3 महीने सब कुछ ठीक चला, लेकिन इसके बाद जो है प्रिया यादव ने अपने पति मोहित यादव को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दरअसल इधर जो है प्रिया यादव वो टीचिंग की तैयारी कर रही थी और इसी बीच उनकी जॉब कन्फर्म हो जाती है बिहार के समस्तीपुर ज़िले में प्राइमरी टीचर के रूप में। हालांकि अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही उनकी जॉब लगती है तो वो अपने पति पर दबाव बनाने लगती है, तरह तरह के दबाव बनाने लगती है। पहले तो अपने पति पर दबाव बनाया कि तुम अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहोगे। इस बात से मोहित यादव जो है वो मान गए और उन्होंने एक नया घर ले लिया औरैया में, जहाँ पर वो अपनी बीवी प्रिया यादव के साथ रहते थे। लेकिन इसके बाद प्रिया यादव ने अपने पति मोहित यादव पर और ज़्यादा दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि मकान प्रॉपर्टी सब मेरे नाम पर कर दो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को झूठे दहेज के केस में फंसा दूंगी। जिसके बाद से मोहित यादव बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। मोहित यादव का आरोप ये भी है कि ये सब जो प्रिया यादव कहती थी प्रॉपर्टी और मकान नाम कराने के लिए, वो अपनी माँ के इशारे पर कहती थी, अपने भाई के इशारे पर कहती थी और माँ के कहने पर उसने जो है एक बच्चे को मिसकैरेज करवा दिया है। इसके अलावा मोहित यादव ने यह भी कहा है कि प्रिया यादव के पिता ने मेरे परिवार के ऊपर एक झूठी एफआईआर करवा रखी है और उसका भाई जो है मुझे मारने की धमकी दे रहा है। ये तमाम चीज़ों के चलते जो है मोहित यादव ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। वो परेशान आ चुके थे धमकी से, प्रॉपर्टी और मकान नाम करवाने से, टॉर्चर से, प्रताड़ना से, इन सब चीज़ों से मोहित यादव परेशान आ चुके थे, जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह दिया है। मोहित यादव रहने वाले तो औरैया जिले के थे, लेकिन उन्होंने जो मौत को गले लगाया है वो इटावा के एक होटल में लगाया है। दरअसल 18 अप्रैल रात को करीब 12 बजे वो इटावा के एक होटल में चेक इन करते हैं
और जिसके बाद वो पूरी रात और पूरे दिन अगले दिन बाहर नहीं निकलते। होटल वाले परेशान हो जाते हैं, वो देखते हैं कि ये आदमी 12 बजे इसने चेक इन किया था और इसका चेकआउट का टाइम भी हो चुका है, ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। जब वे होटल के कमरे में जाते हैं तो वे मोहित यादव की डेड बॉडी को संदिग्ध अवस्था में पाते हैं। इसके बाद वे पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। इधर जो है मोहित यादव रात में ही स्टेटस भी लगा देते हैं कि वो मौत तो गले लगाने जा रहे हैं, जिसके चलते जो परिवार वाले होते हैं और मोहित यादव का जो भाई होता है तरण प्रताप, वे परेशान हो जाते हैं और वे ढूंढने निकल जाते हैं। इससे पहले मोहित यादव को कॉल भी किया जाता है, लेकिन कॉल नहीं लगता, कॉल नहीं वहाँ से सामने से कोई कॉल उठाने वाला था ही नहीं। तरण प्रताप जो मोहित यादव के भाई हैं, उन्होंने पुलिस में इन्फॉर्मेशन दी और मोहित यादव के नंबर को सर्विलांस पर लगाया, जिसके बाद पता चला कि ये जो नंबर है वो इटावा की जो रेलवे रोड है उस इलाके में ये नंबर फ़िलहाल अभी मौजूद है। तरण प्रताप और तमाम जो परिवार वाले होते हैं वे मोहित यादव को ढूंढते हैं, लेकिन मोहित यादव का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद क्योंकि होटल वालों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि होटल के कमरे के अंदर एक शख्स की जो है वो डेड बॉडी गंभीर अवस्था में मिली है, तो पुलिस जो है मोहित यादव के परिवार वाले तरण प्रताप और बाकी परिजनों को इन्फॉर्मेशन देती है कि इटावा के एक होटल में मोहित यादव ने अपनी जान ले ली है, उन्होंने मौत को गले लगा लिया है। इसके बाद परिवार वाले उस होटल में पहुंचते हैं, वहाँ से डेड बॉडी को निकाला जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद जो है डेड बॉडी वो परिवार वालों को सौंप दिया जाता है और जिसका अंतिम संस्कार हो जाता है। मोहित यादव के भाई तरण प्रताप से आप सुनिए कि कैसे उनकी पत्नी उन्हें प्रताड़ना करती थी, जिस वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। भाई के प्राइवेट जॉब करता था नोएडा में, वहाँ पे ये नोएडा में ये भी लड़की रहती जिससे शादी हुई है। इनका दोनों का कैसे क्या संबंध हो गया पता नहीं। इनका 6-7 साल का रिलेशनशिप रहा। इन्होंने अपने घर से इन्होंने कहा हम शादी करेंगे, इन्होंने हम शादी, तो घर वालों ने राजी करके शादी कर दी। 2-3 तक शादी के 2-3 महीने तक तो ठीक रहे। 2-3 महीने के बाद फिर प्रताड़ित करना चालू कर दिया। भाई ने अलग मकान बनवा दिया कि उन्होंने कि अलग रहे तो अलग रहो, घर वाले से कोई मतलब ना रखो तो घर वाले से कोई मतलब नहीं। आए दिन टॉर्चर करती रही, मरने की धमकी देती रही कि जो प्रॉपर्टी है पापा से लेके प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, तुम्हारे घर वालों को झूठे मुकदमे में फंसवा देंगे। इसकी भाई की जो सास ससुर उसका साला है वो भी इसको प्रताड़ित करता रहा। साला ने दो बार घर पे आके बहुत बदतमीजी की आके। आज दिन साला भी मारने की धमकी देता था, जानते तो जो मार डालेंगे ये है वो है। इसके बाद बच्चा था पेट में, सास ने कहने से उसने अपने माँ के कहने से अपने बच्चा पेट से गिरा दिया। गहने थे, जबरदस्ती गहने दे रहे, झूठी आरोप लगाते थे गहने की तुम दो आके। ऐसे काफी प्रताड़ित होकर मरने के आए थे, धमकी देती थी कि हमने दवा झूठी खा ली कि हम मर जाएंगे, तुम्हारे घर वालों को झूठी फंसा देंगे। जानकारी मुझे जब स्टेटस देखा फिर हमने नंबर लगाया, भड़बड़ा के एकदम हमने जाने कुछ कर लिया। तो नंबर लगाया, नंबर उठाया ही नहीं किसी के, जिसने स्टेटस नंबर नहीं लगाया। फिर हमने सर्विलांस पे सूचना दी, उन्होंने बताया कि इटावा रेलवे स्टेशन के आसपास है, लोकेशन में। फिर हमने लोकेशन में चारों तरफ ढूंढा पूरे दिन, कुछ मिले ही नहीं। फिर रात में फिर जानकारी मिली, जब होटल वाले जब जानकारी तब जानकारी मिली। मतलब ये आप कहना है कि प्रेम प्रसंग हुआ, शादी हुई, हाँ। और बीवी की प्रताड़ना की जमीन जायदाद का लेकर आए दिन कलेश करती थी। इस वजह से ऐसे हमारे नाम कर दो, अगर नहीं करोगे तो हम तुमको झूठे मुकदमे फंसा देंगे, हम सारे घर वालों को घर वालों को फंसा देंगे, ये कर देंगे। मतलब आज दिन प्रताड़ित करे से आके वो डिप्रेशन हो गए। अब हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। अब वो जो मेरा भाई है चीख यही चिल्लाता रहा कि अगर कानून होता लड़कों के पक्ष में तो आज हमको कायदे ना पड़ता। अगर कोई कानून, और अगर मुझे न्याय ना मिले तो हमारी जो अस्थियां हैं वो गटर नाली में बहा दी जाए। किस कंपनी में काम करते थे, क्या काम करते थे? ये सीमेंट की कोई फैक्ट्री थी, सीमेंट इंजीनियर थे और सुपर मतलब वो फील्ड इंजीनियर थे, फील्ड इंजीनियर। वो ऑल इंडिया में वो कहीं भी जाते थे, वो उनकी मालिक जो कंपनी थी, हाँ अच्छी खासी सैलरी थी। इस समय आपकी भाभी है, मतलब हाँ है, वो गरीब है, ससुराल में, मायके ससुराल में आपके घर में। हाँ उनका घर अलग है, अलग भाई ने मतलब यह कहा अलग मकान बनवा दिया, उसने अलग मकान बनवा दिया। रेलवे स्टेशन इटावा रोड पर स्थित जॉली होटल से इंस्पेक्टर सिविल लाइंस को सूचना दी गई कि उनके होटल के रूम नंबर 101 में ठहरे मोहित कुमार सन ऑफ विश्राम सिंह
जो कल रात्रि लगभग 12:05 पे होटल में आए थे और आज दिन भर वो बाहर नहीं निकले थे। तो शाम को होटल वालों ने जब रूम को देखा और धक्का दिया तो अंदर ये इस सूचना पे तत्काल इंस्पेक्टर सिविल लाइंस फील्ड यूनिट, क्षेत्राधिकारी एवं एसपीसीटी द्वारा विजिट किया गया मौके पे। और प्रथम दृष्टया हो रही है, फ़ोन नंबर और परिवार के एड्रेस के बारे में जानकारी करके इनके घर वालों को सूचना दिया जा रहा है। पंचायतनामा एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मोहित यादव का जो आखिरी वीडियो था उसमें आपने एक लाइन ज़रूर सुनी होगी। उन्होंने कहा है अगर मुझे इंसाफ नहीं मिले तो मेरी जो अस्थियां हैं वो किसी नाले में बहा देना। और ये जो सेंटेंस है आप पहले भी सुन चुके होंगे, ये अतुल सुभाष ने भी कहा था अगर मुझे इंसाफ नहीं मिले तो जिस कोर्ट ने वो फैसला सुनाया है उसी कोर्ट के गटर में मेरी अस्थियां बहा देना। अब यहाँ पर इन केसेस में दोषियों को सज़ा मिलनी क्यों मुश्किल हो जाती है, इसके पीछे भारत का कानून है। दरअसल भारत का कानून ये कहता है अगर जिस आदमी ने या जिस इंसान ने अपनी जान ली है और वो किसी पर आरोप लगा रहा है कि इसकी वजह से मैंने खुद मौत को गले लगाया है, अपनी जान ली है, तो वो इंसान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसकी मौत में इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब कि इंसान ने या तो उसको कोई हथियार मुहैया कराया हो या उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद है जिस वक्त इंसान ने अपनी जान ली है। ये जो है भारत का कानून कहता है तभी उकसाने के मामले में दोषी को सज़ा मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। जिसकी वजह से अतुल सुभाष के केस में भी उनकी वाइफ और तमाम लोग जो हैं वो बेल पर बाहर घूम रहे हैं और शायद यहाँ भी शायद कोई सज़ा ना मिले। हालांकि अभी मोहित यादव के परिवार वालों ने कभी कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की है। उनकी पत्नी और परिवार वालों के खिलाफ जो भी कंप्लेंट अगर फाइल होती है, आगे जो भी अपडेट इसमें आएगी वो आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।